हेलो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं न्यूक्लियर फिजिक्स और आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन। इन दोनों को हम अलग अलग पढ़ेंगे। अभी हम स्टडी कर रहे हैं फिजन। फिजन का बेसिक मतलब क्या है? फिजन का मतलब है ब्रेक होना। ब्रेक होने का मतलब हुआ कि जब भी हैवी न्यूक्लियाई किसी रीजन की वजह से ब्रेक होकर लाइटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होते हैं तो उनको हम फिजन नाम देते हैं। तो अगर मैं आपको लाइन समझाऊं इसके बारे में तो हम ऐसे कह सकते हैं कि न्यूक्लियर फिजन इज द फिनोमिना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ हैवी न्यूक्लियाई यूजुअली जिनका मास नंबर, यहां पे हैवी न्यूक्लियाई का मतलब हुआ जिनका मास नंबर मोर देन 230 है, उनको हम हैवी बोलते हैं। और जब ये ब्रेक हो जाते हैं, तो ऐसे वाले रिएक्शन को हम बोलते हैं फिजन। सो न्यूक्लियर फिजन इज द फिनोमिना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ हैवी न्यूक्लियस यूजुअली ए मोर देन 230 इनटू टू स्मॉल लाइटर न्यूक्लियाई। इस वाले प्रोसेस को हम फिजन के नाम से जानते हैं। इसे समझाने का तरीका मेरे पास है, मैं आपको एक रिएक्शन से समझाता हूं। बड़ा पॉपुलर, बड़ा फैमिलियर सा रिएक्शन है, वो है यूरेनियम। इसको समझाता हूं। मान लो हमारे पास यूरेनियम है, यूरेनियम 92 और 235, ये मास नंबर है 235 और एटॉमिक नंबर है 92। इसका हाफ लाइफ बहुत ज़्यादा है, जैसा कि मैं आपको पहले वाले लेक्चर्स में बता चुका हूं। हाफ लाइफ बहुत ज़्यादा है, अपने आप से रखा ब्रेक होने वाला नहीं है। तो हम क्या करेंगे, मॉडरेट स्पीड वाले न्यूट्रॉन को इसके ऊपर डालेंगे। मतलब न्यूट्रॉन को एक पर्टिकुलर क्रिटिकल वेलोसिटी के साथ बम्बार्डमेंट करेंगे इसके ऊपर, ऐसे कुछ। और जैसे ही न्यूट्रॉन इस यूरेनियम के ऊपर गिरेगा तो हमारे पास फॉर्म होगा एक बेरियम और वो होगा 56 141 प्लस एक क्रिप्टॉन, दैट इज 36 92, और साथ में 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे 3n01, और साथ में एनर्जी आएगी एंड दैट एनर्जी इज कॉल्ड क्यू वैल्यू। क्यू का मतलब है, इसका मतलब है क्यू वैल्यू, और क्यू वैल्यू बेसिकली है एनर्जी। किस फॉर्म में मिलती है? वो मिलती है हमें काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, मिलती है ये। इसको हम लोग क्यू वैल्यू के नाम से जानते हैं। सो क्यू का मतलब हमें कोई पार्टिकल नहीं मिल रहा हमें, बट हमें जस्ट एनर्जी मिल रही है। इस रिएक्शन को देखने के बाद हमें क्या पता चलता है, जो रिएक्शन हुआ उसमें जब हम प्रॉपर कैलकुलेशन करते हैं तो मालूम चलता है कि मास ऑफ यूरेनियम प्लस न्यूट्रॉन, प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन ग्रेटर होता है मास ऑफ बेरियम प्लस मास ऑफ क्रिप्टॉन प्लस मास ऑफ 3 न्यूट्रॉन। मतलब ये ग्रेटर होता है। रिएक्टेंट का मास ये वाला ग्रेटर था और ये वाला लेसर है। आप इमेजिन करो बेटा, हमारे पास पहले मास ज़्यादा था, अभी मास कम बन रहा है, तो मास में डिफेक्ट हो गया। तो अगर ये मास कम बन रहा है तो मास जो हमारा कम हुआ वो किस फॉर्म में रिलीज होगा? वो रिलीज होगा एनर्जी के फॉर्म में। और इस वजह से हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे कुछ ना कुछ एनर्जी का रिलीज होता है। ये जो एनर्जी रिलीज होगी इसको बाइंडिंग एनर्जी नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो डिफरेंट एस्पेक्ट था, जिसमें हम बोल रहे थे कि एक हम न्यूक्लियाई को बना रहे थे, यहाँ बना रहे हैं, यहाँ पे हम ब्रेक कर रहे हैं। यहाँ पे हम क्यू वैल्यू बोलेंगे या रिलीज्ड एनर्जी बोलेंगे। ऐसे कुछ आता है। अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं ना प्रॉपर, कोई बोले कि सर प्रॉपर कैलकुलेट करो, तो हम लोग इस वाले रिएक्शन में बोल सकते हैं मास ऑफ यूरेनियम 92 235 इज इक्वल टू एक्चुअली 235.0439 AMU। ये इतने के बराबर मास आता है। अगर हम मास ऑफ न्यूट्रॉन की बात करें, मास ऑफ न्यूट्रॉन ये हम ऑलरेडी जानते हैं 1.0087 AMU, ये न्यूट्रॉन का मास है। अगर हम टोटल रिएक्टेंट का मास कैलकुलेट करें, मतलब हम बात करें टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट में क्या चीज था हमारे पास? या तो हमारे पास न्यूट्रॉन था या हमारे पास यूरेनियम था। जो हम इसको टोटल को सॉल्व करेंगे तो दोनों को ऐड करेंगे, ऊपर वाले दोनों को ऐड करेंगे तो रिलेशन आता है 236.0526 AMU। ये हमारे पास बेटा रिएक्टेंट का मास निकल गया। अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट में क्या क्या मिल रहा है हमें प्रोडक्ट में मिल रहा है बेरियम। तो बेरियम 56 141, इसका मास जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ये ये हमें ऑलरेडी गिवन होता है, दैट इज 0.9139। ये इतना AMU आ गया क्रिप्टॉन का मास, बेरियम का मास। अब हम क्रिप्टॉन का मास निकालते हैं। क्रिप्टॉन 36 92,
इसका मास अगर हम निकालते तो ये निकल के आता 91.8973 AMU। ये मास हमारा क्रिप्टॉन का निकल के आ गया। साथ साथ में वो 3 न्यूट्रॉन जो निकल रहे थे उनका मास निकालेंगे हम। 3 न्यूट्रॉन का मास 1 पॉइंट जो ऊपर लिखा था पहले मैंने लिखवाया उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो निकल के आ जाएगा 3.0261। तो मास ऑफ प्रोडक्ट, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू आएगा 235.8373 AMU। ध्यान से देखें, पहले मास रिएक्टेंट का मास कितना था? रिएक्टेंट का मास था इतने के बराबर, दिस वैल्यू 236.05 समथिंग, और प्रोडक्ट का मास इतने के बराबर। इसका मतलब प्रोडक्ट का मास टोटल कम है, रिएक्टेंट का मास ज्यादा था, तो मास का लॉस हो गया। इसको मास डिफेक्ट या मास लॉस बोल सकते हैं। मास डिफेक्ट कम्स आउट, रिएक्टेंट का मास टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, ये, एंड दिस वैल्यू कम्स आउट 236.0526 माइनस 235.8373, और जब हम इसको सॉल्व करके देख रहे हैं तो आ रहा है 0.2153 AMU। और लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि अगर एक AMU डिस्ट्रॉय होता है तो कितना एनर्जी मिलती है? 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ऐसे वाले केस में एनर्जी रिलीज कितनी होगी? टोटल एनर्जी, जिसको हम लोग Q वैल्यू बोल रहे थे, Q इज इक्वल टू डेल्टा M इंटू सी स्क्वायर, दैट कम्स आउट 0.2153 मल्टीप्लाइड बाई 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। सॉल्व करेंगे तो आएगा 200.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर हो गया? इसका मतलब हमें समझ में आया कि जब 1 यूरेनियम breaks into constituent particles, there is release of 200.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब सोचो अगर एक न्यूक्लियस ब्रेक होगा, न्यूक्लियस का केवल एक न्यूक्लियस, यूरेनियम का एक न्यूक्लियस ब्रेक होगा तो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकलेगी। अगर बहुत सारे हों, मतलब लेट से वी अज्यूम कि कोई हमसे बोले कि एग्जाम्पल इन 1 न्यूक्लियर रिएक्शन 10 पावर 5 यूरेनियम ब्रेक इनटू बेरियम कॉमा क्रिप्टॉन, फाइंड पावर ऑफ रिएक्टर क्यों बोल रहे हैं हम लोग? क्योंकि जहां पे रिएक्शन होता है उसको हम रिएक्टर बोलते हैं। इन 1 न्यूक्लियर रिएक्शन 10⁵ यूरेनियम ब्रेक इनटू बेरियम एंड क्रिप्टॉन, और यहां पे हम पर सेकेंड लिख देते हैं, दिस मच पर सेकेंड, ऐसे लिख देते हैं पर सेकेंड, क्योंकि ये सारा का सारा पर सेकेंड हो रहा है। फाइंड पावर ऑफ रिएक्टर, तो अब हम लोग क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं सॉल्यूशन, अगर एक यूरेनियम ब्रेक होगा तो हमें कितना मिलेगा? 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मल्टीप्लाइड बाय कितने यूरेनियम ब्रेक हो रहे हैं पर सेकेंड? दिस मच एनर्जी जूल, सॉरी दिस एनर्जी इज मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सेकेंड। और या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू 2 × 10⁷ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सेकेंड, दिस मच इज द पावर। हम अगर इसको वॉट में कन्वर्ट करना चाहें तो हम कर सकते हैं, कैसे लिखेंगे? 2 × 10⁷ इंटू मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को क्या लिखते हैं? 1.6 × 10⁻13 जूल पर सेकेंड। और ये क्या बन जाता है? ये बन जाता है हमारे पास 2 × 1.6 × 10⁻7 - 13 becomes -6, that is 3.2 × 10⁻6 वॉट जूल पर सेकेंड आ जाएगा। ये हमारे पास पावर आ जाएगी। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। क्लियर हो गया? इसका मतलब हमारे पास एक ये मेथड होगा कि हम कैलकुलेट कर पाएंगे कि हमारे रिएक्टर का पावर कितना है। जैसे अगर हम ये डिसाइड करें कि हमें एक पावर प्लांट बनाना है, न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाना है, और उस पावर प्लांट से हमें कितनी पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है,
अगर वो हमें एनर्जी का अमाउंट पता हो और कोई हमसे बोले कि कितना यूरेनियम पर सेकेंड हमें डिसोसिएट करना पड़ेगा या फिजन करना पड़ेगा, तो हम उसकी अमाउंट या नंबर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। कुछ और छोटी सी बातें। छोटी सी बात यह है कि जो रिएक्शन होता है ना, ये वाला रिएक्शन, जब हम यूरेनियम के ऊपर एक न्यूट्रॉन को फॉल कराते हैं, तो जब यूरेनियम के ऊपर एक न्यूट्रॉन गिरता है और हमें रिजल्ट में क्या मिलता है, बेरियम, क्रिप्टॉन, ये रब हो गया बेरियम, क्रिप्टॉन, और साथ में मिलते हैं 3 न्यूट्रॉन। ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन का टाइम नियर अबाउट 10⁻⁹ सेकेंड होता है, 10⁻⁹ सेकेंड। इट्स अ वेरी वेरी स्मॉल टाइम। मतलब कोई आपसे बोले कि इस रिएक्शन में कितना टाइम लगेगा, तो इतना कम टाइम लगेगा। मतलब जिस मोमेंट पे न्यूट्रॉन इसके कांटेक्ट में आएगा, ठीक उसी टाइम ये ब्रेक होके अलग अलग हो जाते हैं, इतना फास्ट रिएक्शन होता है। सो इट वाज अबाउट दी फिजन। और मैंने आपको बताया यहाँ पे कि यूरेनियम के ऊपर जब न्यूट्रॉन गिरेगा तो ऐसे मिलेगा। बट एक बात ध्यान रखना, हर बार बेरियम और क्रिप्टॉन नहीं मिलेगा, बट ये वाला रिएक्शन बहुत फैमिलियर है, इस वजह से मैंने आपको ये बताया। बहुत सारे केसेस में इससे डिफरेंट प्रोडक्ट भी बनते हैं। और या ऐसे भी कह सकते हैं कि फिजन को समझाने के लिए हम केवल यूरेनियम का एग्जाम्पल नहीं ले सकते, हम किसी भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का एग्जाम्पल ले सकते हैं, लेकिन उसका मास नंबर अभी आपसे क्या बताया था, 230 से ज्यादा होना चाहिए। अगर मास नंबर छोटा है तो हम उसको लाइटर न्यूक्लियाई बोलेंगे, तो फिर उनको ब्रेक नहीं करेंगे। सो दीज आर बेसिकली दी हेवियर न्यूक्लियाई जो ब्रेक होते हैं, जिनकी वजह से हमें फिजन रिएक्शन मिलता है। इस पर्टिकुलर रिएक्शन में मैं आपको थोड़ा सा क्यू वैल्यू के बारे में बताता हूं कि क्यू वैल्यू क्या चीज है। तो मैं दोबारा लिखता हूं हमारे पास रिएक्शन। रिएक्शन इज यूरेनियम 92 235 के ऊपर एक न्यूट्रॉन फॉल होता है और हमें मिलता है बेरियम, और हमें मिल रहा था क्रिप्टॉन, और हमें मिल रहे थे 3 न्यूट्रॉन, प्लस मिल रहा था क्यू। बेसिकली क्यू क्या चीज है, क्यू है एनर्जी रिलीज। एनर्जी रिलीज, एनर्जी रिलीज होती है 2 तरह से। एक तो होगी गामा रेज के फॉर्म में, मतलब या तो हमारे पास हमारा जब रिएक्शन होगा तो बहुत सारी गामा रेज निकलेंगी, जिसको हम बोलेंगे एनर्जी निकल गई, या फिर हमें एनर्जी मिलेगी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। किसकी काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी मिलेगी हमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की, जैसे काइनेटिक एनर्जी ऑफ बेरियम प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ क्रिप्टॉन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो एक्चुअली हम क्या मानेंगे स्टार्टिंग में कि यूरेनियम रन नहीं कर रहा था, हम इसको मान के चलेंगे कि रुका हुआ था। आपको पता होगा कोई भी चीज जब एक्सप्लोड होती है तो वो फ्रेगमेंट्स में टूट जाती है। मतलब जब ये यूरेनियम एक्सप्लोड होगा तो अगर इसका एक पीस, ऐसा मान लेते हैं कि इसका आधा पार्ट, दिस पार्ट, ये पार्ट इधर को जाएगा, इसका बाकी का आधा पार्ट इधर को भागेगा। मतलब कोलिजन होने के बाद जब न्यूट्रॉन इसके ऊपर कोलाइड करेगा तो बेरियम और क्रिप्टॉन बनेंगे। बेसिकली वो यूरेनियम के 2 टुकड़े होंगे और वो 2 पीसेस अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे, लेकिन वो स्लो मोशन से नहीं जाएंगे, दे विल बी हैविंग सम काइनेटिक एनर्जी। सो इनके पास एक तरह की काइनेटिक एनर्जी होगी इन पार्टिकल्स के पास। सो क्यू वैल्यू हमें बेसिकली 2 फॉर्म में मिल रही है, या तो गामा रेज के फॉर्म में मिल रही है, वो गामा रेज यहां से एमिट होकर बाहर चले जा रही हैं, या फिर बेरियम एंड क्रिप्टॉन के जो पीसेस हैं दे आर ऑलरेडी रनिंग विद सम पर्टिकुलर वेलोसिटीज। तो यहां से हम क्यू वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। कई बार कोई हमसे ऐसे क्वेश्चन बोलता है कि सपोज करो किसी ने हमसे बोला कि हमारे पास एक था एक्स और ये ब्रेक हो गया वाई में और जेड में। हाइपोथेटिकली अज्यूम करो कि वाई में और जेड में ब्रेक हो गया, एंड किसी ने हमसे बोला इनके मास रेशियो है 1:10। 1:10 का मतलब इसका मास m है तो इसका मास 10m है। और किसी ने आपसे बोला कि ब्रेकिंग के बाद द वेलोसिटी ऑफ y वाज 10⁵ मीटर पर सेकेंड, और किसी ने बोला फाइंड वेलोसिटी ऑफ z। ऐसा किसी ने हमसे बोल दिया, तो तुम ऐसे वाले क्वेश्चन में कैसे बोलोगे? तुम कहोगे सर x पहले बिगिनिंग में रेस्ट में था। अगर एक मास पार्टिकल एक डायरेक्शन में भागेगा तो दूसरा मास पार्टिकल कहां पे भागेगा? दूसरे डायरेक्शन में। कोई आपसे बोले वेलोसिटी कैलकुलेट करो, तो तुम क्या करने वाले हो? तो बोलोगे सर ये हमारे पास y होगा, ये हमारे पास z होगा। सपोज करो y इधर भाग रहा होगा 10⁵ मीटर पर सेकेंड से, तो ये भागेगा किसी v वेलोसिटी से। इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। देखो ध्यान से, इस वाले में हम क्यू वैल्यू का कोई कंसेप्ट नहीं लगा रहे, हम सीधा मोमेंटम कंजर्वेशन का कंसेप्ट लगाएंगे। P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल। स्टार्टिंग में x को क्या मान के चलेंगे हम लोग कि ये रेस्ट में था। अगर ये रेस्ट में होगा तो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू 0। एंड व्हाट इज अबाउट फाइनल मोमेंटम? फाइनल मोमेंटम में आएगा इसका और इसका मोमेंटम हम क्या लिखेंगे? इसका मोमेंटम लिखेंगे हम मास इंटू 10⁵ प्लस 10m इंटू v। v हमें मालूम नहीं है, v हम कैलकुलेट करेंगे तो आएगा माइनस टाइम्स 10⁴ मीटर पर सेकेंड। माइनस का मतलब है कि अगर एक पार्टिकल एक डायरेक्शन में भाग रहा है तो दूसरा कहां पे जाएगा? उसके ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन में रन करेगा। ये एक तरीका है।
दूसरा तरीका, अगर कोई हमें इनके मासेस के बारे में नहीं बोलता, मतलब अगर एक से ज़्यादा अननोन हो, जैसे x था, ये ब्रेक हो गया y में और z में, क्लियर हो गया। और किसी ने हमसे बोला कि Q वैल्यू है, Q वैल्यू है लेट से 30 जूल, ऐसे लिख दिया, somebody says कि Q वैल्यू इज 30 जूल, और फिर कोई हमसे बोलता है कि फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ बोथ, मतलब दोनों की हमें काइनेटिक एनर्जी बतानी कि कितनी कितनी होगी। ये सपोज करो एक तरह का एग्जांपल है, ध्यान से देखना, सेम क्वेश्चन सेम टाइप है लेकिन इसका आंसर निकालने का मेथड डिफरेंट होगा। इसमें हमें इनके बारे में कुछ नहीं दिया हुआ, तो अब तुम क्या बोलोगे, तुम बोलोगे सर इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी ky तो इसकी होगी kz। रिलेशन क्या आएगा, Q वैल्यू अगर हमें 30 मिल रही है, यहाँ पे कुछ नहीं बोला, तो हम क्या मानेंगे कि गामा रेस यहाँ पे एमिट नहीं हो रही, बिकॉज हमें कुछ नहीं गिवन है। सो दिस एनर्जी इज इन फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ दीज y and z। इसका मतलब सोल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ y प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ z इज इक्वल टू व्हाट, 30। क्लियर हो गया एक चीज। दूसरी चीज हमें समझ आती है, इसका मोमेंटम और इसका मोमेंटम कैसा होगा, सेम होगा, बस डायरेक्शन ऑपोजिट होगी, मतलब पी वाई इक्वल टू पी जेड अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो। और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, पी स्क्वायर अपॉन 2m। क्लियर हो गया, पी स्क्वायर अपॉन 2m। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वैल्यू रख सकते हैं। वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, के वाई, यहाँ पे किसकी काइनेटिक एनर्जी लिखी हुई थी, y की, यहाँ पे किसकी लिखी हुई है, z की। अननोन कितने हैं, 2 हैं। तो हम सबसे पहले क्या कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ y इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स मास ऑफ y। ये हमें मालूम होगा। ये कैसे मालूम होगा, इसका मास नंबर मालूम होगा, इसका मास नंबर पता होगा, इसका मास नंबर पता होगा, तो मासेस हमें दोनों के ऑलरेडी मालूम होंगे। के वाई निकाल लिया, ऐसे हम लिखेंगे के जेड एंड दैट के जेड इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स मास ऑफ z। अभी हम क्या करने वाले, इसको और इसको अपने इक्वेशन में रखने वाले हैं, तो हम लोग लिखेंगे पी स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स एम ऑफ वाई प्लस पी स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स एम ऑफ जेड एंड दैट इक्वल टू हाउ मच बेटा, 30 जूल। परफेक्ट। अब एक चीज ध्यान से देखो, इस वाले इक्वेशन में वी आर गिवन एम वाई, ये हमें पता है ना, ये हमें ऑलरेडी पता है। इस इक्वेशन में कितने अननोन है, 2 अननोन, ओनली 1 अननोन दैट इज पी, और यहां से हम p को आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे। दिस इज व्हाट p। Once we calculate p, then we can put this value in given equation, then we can get this k, I mean particular, if we place at this point, we can calculate ky and similarly we can calculate kz। इसका मतलब q वैल्यू की हेल्प से हम अलग अलग पार्टिकल की वेलोसिटी, उनका मोमेंटम, उनकी काइनेटिक एनर्जी, सब कुछ बता सकते हैं। परफेक्ट। इट वॉज ऑल अबाउट दी फिजन रिएक्शन। अब हम देखेंगे फ्यूजन के बारे में, और फ्यूजन के केस में इसका जस्ट उल्टा होता है। तो लेट अस हैव दिस न्यूक्लियर फ्यूजन। इसमें क्या होगा, लाइट न्यूक्लियाई एसोसिएट होंगे और थोड़ा सा रिलेटिवली हैवी न्यूक्लियाई बनाएंगे। तो लाइट न्यूक्लियाई, फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल ले सकते हैं हाइड्रोजन H, ये दिस इज हाइड्रोजन H11 प्लस एक और हाइड्रोजन, और ये मिलके बनाएंगे हैवी हाइड्रोजन दैट इज H21, ड्यूटेरियम इसको कहते हैं हम, +1 पॉजिट्रॉन, ऐसे +1 न्यूट्रिनो प्लस दिस मच एनर्जी दैट इज 0.42 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इन सब का डिस्कशन ज्यादा हमारे लेवल पे अभी हमने नहीं करना है, इस वजह से मैं इनके बारे में आपको ज्यादा नहीं समझा रहा। हम इंटरेस्टेड किसमें, इसमें। मतलब अच्छी बात है, जब प्रीवियस में जब हम फिजन की बात कर रहे थे, वहां पे हैवी न्यूक्लियाई ब्रेक हो रहा था तब भी एनर्जी रिलीज हो रही थी, यहां पे ये एसोसिएट हो रहे हैं तब भी एनर्जी रिलीज हो रही है। इसका मतलब पक्की बात है, हमें क्लियर हो रहा है कि मास ऑफ प्रोडक्ट is less than mass of reactant। ऐसा हम लोग ने क्यों बोला कि मास ऑफ प्रोडक्ट इज लेस देन मास ऑफ रिएक्टेंट, ऐसा इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज ये मास ज्यादा होगा और ये मास कम होगा, इसी वजह से मास में डिफेक्ट हुआ है। जब ये मास कम होगा तो जितना मास डिक्रीज हुआ है उतने के बराबर एनर्जी रिलीज कर जाती है। तो मतलब ये छोटे छोटे न्यूक्लियाई हैं, दीज आर स्मॉल न्यूक्लियाई, इनका मास नंबर बहुत छोटा है, बट ये एसोसिएट हो रहे हैं तो हमें इतनी एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर हम बहुत बड़े लेवल पे, मास लेवल पे ऐसे हाइड्रोजन को एसोसिएट करके हैवी हाइड्रोजन फॉर्मेशन करेंगे तो हमें बहुत सारी एनर्जी मिल जाएगी। एक और रिएक्शन हम चला सकते हैं, हैवी हाइड्रोजन दोबारा मैच हो जाता है, दोबारा से एसोसिएट हो जाता है दिस +1 मोर हैवी हाइड्रोजन एंड दैट बिकम्स आइसोटोप ऑफ हीलियम, ऐसे कुछ, और साथ में हमें मिलता है एक न्यूट्रॉन, और साथ में हमें मिलती है एनर्जी 3.27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, इस रिएक्शन में दोबारा से फिर से
लाइट न्यूक्लियस, मोर हैवी न्यूक्लियस। साथ में एक बात ध्यान रखना, मास नंबर मैच हो जाएगा। देखो 2 + 2 कितना 4, 3 + 1 4, एटॉमिक नंबर 1 + 1 2 एंड दिस इज 2। So mass number and atomic numbers will always be equal in reactant and product, but again mass of product should be less than mass of reactant, तभी इतनी एनर्जी रिलीज हो रही होगी। दोबारा से हम फिर किसी और तरह का भी रिएक्शन देख सकते हैं, मतलब नॉट ऑलवेज के ये ऐसे बन के हीलियम बनाएगा, ये कुछ और भी बना सकते हैं। ऐसे कुछ हो सकता है H21 प्लस H21, दे गेट एसोसिएटेड एंड दे मेक ट्राइटियम। ये हाइड्रोजन का तीसरा आइसोटोप है ट्राइटियम, एंड दे मेक सम एनर्जी दैट इज कॉल्ड, या ट्राइटियम बनाएंगे साथ में एक हाइड्रोजन, क्योंकि मास नंबर अभी इक्वल नहीं हुआ ना, प्लस बनाएंगे साथ में हाइड्रोजन। अब चेक करो, मास नंबर 2 + 2 4, 3 + 1 4, एटॉमिक नंबर 1 + 1 2, 1 + 1 2। ये तो पूरा हो गया, लेकिन जब हम कैलकुलेट करके देखते हैं तो पता चलता है इसका प्लस इसका मास लेस आता है इसके प्लस इसके मास से। तो इसका मतलब हुआ यहां पे भी कुछ ना कुछ एनर्जी का रिलीज होगा, एंड दिस कम्स आउट 4.03 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वी कैन हैव सम मोर रिएक्शन। ऐसे बहुत सारे अलग अलग रिएक्शन हो सकते हैं जिसमें हम देखते हैं कि छोटे न्यूक्लियाई एसोसिएट होके रिलेटिवली थोड़े से बड़े न्यूक्लियाई बनाते हैं और एनर्जी का रिलीज होता है। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फ्यूजन रिएक्शन। हम इसके बारे में कुछ थोड़ी सी थ्योरी लिख सकते हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन इज द फिनोमिना ऑफ फ्यूजिंग टू और मोर लाइटर न्यूक्लियाई टू फॉर्म अ हैवियर मोर स्टेबल न्यूक्लियस, एंड दिस इज द न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। तो इसमें इतना है, इससे ज़्यादा की हमें हमारे टॉपिक में नीड नहीं है। और वैसे तो न्यूक्लियाई के टॉपिक में या न्यूक्लियाई के चैप्टर में और भी बहुत सारे चैप्टर हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर एंड बहुत सारे हैं, लेकिन अभी जो सिलेबस कट हुआ है उसके उस वजह से हमारे इसमें टॉपिक कैंसिल हो गए हैं। और दिस मच दी पार्ट, जो जितना मैंने पढ़ाया, दिस मच इज द टोटल पार्ट ऑफ न्यूक्लियाई। तो हमने बस इतना पढ़ना है। सो थ्योरेटिकल पार्ट ओवर हो गया है। अब आज के लेक्चर में आपको थोड़े से एग्जाम्पल करवाता हूं, फिर ये हमारा पूरा का पूरा चैप्टर ओवर हो जाएगा। फर्स्ट एग्जाम्पल है द डिके कांस्टेंट फॉर अ गिवन रेडियोएक्टिव सैंपल। ये क्या चीज है बेटा? ये लैम्डा है। और हमसे वो कह रहा है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ दिस सैंपल विल गेट डिकेड, कितना सैंपल डिके हो जाएगा, कितने दिन में? 4 दिन में। अब तुम एक चीज देखो, हमें हाफ लाइफ नहीं पता। अगर हमें हमारे सैंपल का हाफ लाइफ मालूम चल जाए, मान लो कि हाफ लाइफ हो 4 दिन, तो 4 दिनों के बाद कितना डिके हो जाएगा? आधा डिके हो जाएगा और हाफ बचेगा। अगर मान लो हमारा हाफ लाइफ आए 2 डेज, हाफ लाइफ आए 2 डेज, तो 4 दिनों में कितने हाफ लाइफ हो जाएंगे? 2 हाफ लाइफ। तो कितना डिके हो जाएगा? हाफ हो जाएगा, फिर हाफ का भी हाफ, मतलब 1/4 बचेगा और 3/4 डिके हो जाएगा। मतलब ऐसे हम थ्योरेटिकली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इन शॉर्ट, टू प्रोसीड विद दिस प्रॉब्लम हमें क्या चाहिए? हमें सबसे पहले यार हाफ लाइफ चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले लैम्डा लिखेंगे। लैम्डा इज 0.3465। हम लोग जनरली पर सेकंड में लिखते थे, लेकिन यहां पे किस फॉर्म में दिया है? यहां पे पर डे में दिया हुआ है। अब हम निकालेंगे टी हाफ, दैट वाज पॉइंट, याद करो 693 डिवाइडेड बाय 0.3465। इसको डिवाइड करो। अच्छी बात क्या है, ये 2 आ रहा है, इसका मतलब हाफ लाइफ कितने आ गया? 2 डेज आ गया। फिर तो आसान हो गया। तुम इसको डायरेक्टली सिस्टमेटिकली भी सॉल्व कर सकते हो, या तुम बोल सकते हो कि 4 दिनों का मतलब कितना? 4 डेज का मतलब 2 हाफ लाइफ। लेकिन अगर सिस्टमेटिकली सॉल्व करना हो तो हम पता कैसे सॉल्व करेंगे? हम लोग बोलेंगे ये निकल गया। अब हम निकालेंगे नंबर ऑफ हाफ लाइफ। याद करो, नंबर ऑफ हाफ लाइफ वॉज T/T, मतलब 4 डिवाइड बाई 2, दैट इज 2। कितनी हाफ लाइफ हो गई? 2। नंबर ऑफ हाफ लाइफ हमने निकाल लिया। अब हम कैलकुलेट करेंगे वो रिलेशन। याद करो, n/n0 इज इक्वल टू हाफ रेज टू पावर n। बेटा याद है, हम लोग ये पढ़ रहे होते थे। यहां से हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगा n इक्वल टू n0 एंड हाफ रेज टू पावर 2, दैट इज n इज 2 ना, n इज 2। यहां पे 2 रखेंगे तो कितना वैल्यू आ जाएगा? 1/4। इसका मतलब व्हाट इज n? n डिकेड अमाउंट है कि रिमेनिंग अमाउंट है? रिमेनिंग अमाउंट है। इसका मतलब रिमेनिंग इज 1/4। और डिके कितना हो गया? डिके हो गया 3/4। परफेक्ट हो गया। इसका मतलब 3/4 अमाउंट डिके हो गया और 1/4 क्या हो गया? बच गया। लेकिन उसने बोला परसेंटेज निकालो। परसेंटेज, तो परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करोगे तुम बोलोगे सर डिकेड 3/4 डिवाइडेड बाय 1, मतलब परसेंटेज निकालना है हमने। तो हम क्या बोलेंगे? डिकेड अपॉन इनिशियल डिवाइडेड बाय 100। परफेक्ट। डिकेड को हम लोग क्या बोलेंगे?
3/4 डिके हो गया और 1 हम बोलेंगे कि हमारे पास पहले था, सो दिस कम्स आउट 3/4 डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 100। कितना परसेंट निकल के आ रहा है? 75%। इसका मतलब 75% डिके हो गया, 25% हमारे पास अमाउंट बचेगा। ये लॉन्ग मेथड है। अगर सेम प्रॉब्लम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता, सेम प्रॉब्लम होता ऑब्जेक्टिव, तो ऑब्जेक्टिव के केस में हम इतना लंबा सॉल्व नहीं करते, फिर हम लोग क्या कर रहे होते, हम सीधा बोल देते। सीधा क्या बोलते? टाइम इज 4 days और हाफ लाइफ इज 2 days। कितने हाफ लाइफ हो गए? 2 हाफ लाइफ। 2 हाफ लाइफ, एक हाफ लाइफ में हाफ हो जाता है और एक और हाफ लाइफ में जो हाफ का भी हाफ हो जाएगा। इसका मतलब कितना बचेगा? हमारे पास बचेगा 25%। तो डिके कितना हो जाएगा? 75%। मतलब आफ्टर लुकिंग एट दिस प्रॉब्लम, इफ यू अप्रोच बाय ऑब्जेक्टिव मेथड, देन विदाउट सॉल्विंग इवन यू कैन गेट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। नाउ वी हैव अनदर एग्जांपल, दैट इज द सेकंड एग्जांपल। ये एग्जांपल बोलता है कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हैज अ हाफ लाइफ पीरियड ऑफ 30 days। मतलब हमारे पास जो सब्सटेंस है उसका हाफ लाइफ है 30 days के इक्वल। परफेक्ट है। कैलकुलेट द टाइम टेकन फॉर 3/4 ऑफ ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम टू डिसइंटीग्रेट। इसका मतलब डिसइंटीग्रेट कितने हो गए? डिसइंटीग्रेट हो गए, डिसइंटीग्रेट हो गया 3/4। तो रिमेनिंग कितना होगा? रिमेनिंग होगा 1/4। तो इसका मतलब अगर हम इनिशियल अज्यूम करें कि इनिशियल है n0, तो रिमेनिंग को क्या बोलेंगे हम लोग? रिमेनिंग आ रहा है बेटा 1/4, तो रिमेनिंग को बोलेंगे हम n इज इक्वल टू n0/4। कैन यू अंडरस्टैंड? अगर हमने इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई को मान लिया n0, तो रिमेनिंग कितना आएगा? n0/4। सो रेडियो एक्टिव सैंपल, क्वेश्चन को दोबारा देखते हैं। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हैज हाफ लाइफ 30 days। कैलकुलेट द टाइम टेकन फॉर 3/4 ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम टू डिसइंटीग्रेट। तो 3/4 डिसइंटीग्रेट होगा तो 1/4 बच जाएगा। हमारे पास रिलेशन होता था n इक्वल टू, वी हैड दैट रिलेशन n0 इनटू हाफ रेज टू पावर n। n की वैल्यू हमें मालूम है कितना? n0/4 इज इक्वल टू n0 हाफ रेज टू पावर n। और आपको बताऊं n का मतलब था t/t हाफ। याद करो, नंबर ऑफ हाफ लाइफ वॉज टोटल टाइम अपॉन हाफ लाइफ टाइम। हम ऐसे भी कर सकते हैं। अच्छा, यहां से कितना वैल्यू आ रहा है? 1/4 इक्वल टू 1/2 रेज टू पावर t/t। यहां से हम लोग क्या कह सकते हैं? 1/4। लेफ्ट हैंड साइड में जो 1/4 लिखा उसको हम क्या कह सकते हैं? हाफ रेज टू पावर हाउ मच? इसको हम लोग बोल सकते हैं हाफ रेज टू पावर 2 इज इक्वल टू हाफ रेज टू पावर t/t। इस वाले एक्सप्रेशन में हमें क्या दिखाई दे रहा है कि अगर दोनों का बेस सेम है, ये सेम है ना, मतलब जिसकी पावर है, तो पावर्स भी फिर सेम होंगी। इसका मतलब हमें क्या मिल गया? हमें मिल गया 2 इक्वल टू t/t। परफेक्ट। हमें क्या कैलकुलेट करना था? दोबारा क्वेश्चन देखो। अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हैज हाफ लाइफ पीरियड कितना? 30 days। ये गिवन है। कैलकुलेट द टाइम, हमें टाइम निकालना था। टाइम कब? जब 3/4 ऑफ ओरिजिनल नंबर डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। मतलब कितना बच जाएगा? 1/4 जब बच जाएगा तब हमने टाइम निकालना है। यहां पे टाइम लिखा हुआ है t इज इक्वल टू 2 times t, दैट इज 2 times 30, दैट इज 60 days। इसका मतलब 60 days के बाद ये सब हो जाएगा। अगर हमें शॉर्टकट सॉल्व करना होता तो हम इसको इतना लंबा सॉल्यूशन निकालने की जगह डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते थे। डायरेक्ट कैसे सॉल्व करते? आप बोलते सर 3/4 डिके होने का मतलब 1/4 बच जाएगा। 1/4 कब बचेगा? आफ्टर 2 हाफ लाइफ। 1/4 कब बचेगा? आफ्टर 2 हाफ लाइफ। आपको बताऊं, स्टार्टिंग में अगर t0 पे होता है n0, तो एक हाफ लाइफ के बाद होता है n0/2 और 2 हाफ लाइफ के बाद होता है n0/2 का 1/2, दैट इज n0/4। इसका मतलब अगर हम डायरेक्ट करना चाहें, इफ वी आर विलिंग टू सॉल्व दिस डायरेक्टली, तो आप क्या कह सकते हैं? 3/4 कब डिके होगा? 2 हाफ लाइफ के बाद। एक हाफ लाइफ का टाइम कितना है? 30 days। तो 2 हाफ लाइफ का कितना होगा? 60 days। बट अगर हम सिस्टमैटिकली सॉल्व करें सब्जेक्टिव क्वेश्चन के हिसाब से, तो हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे जैसे ऊपर लिखा हुआ है। नाउ वी हैव अनदर पार्ट, एंड एक और पार्ट में क्या लिखा है? टाइम टेकन फॉर, अगेन टाइम निकालना है, फॉर 1/8 ऑफ ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम्स टू रिमेन अनचेंज्ड। ये 1/8 क्या चीज है? डिकेड नहीं है, ये अनचेंज्ड है, ये बच गए। कितने बच गए? 1/8। तो अगर हम लोग बात करें सेकेंड पार्ट की, तो सेकेंड पार्ट क्या बोलेगा? इफ इनिशियल आर n0, तो रिमेनिंग कितना हो गया? रिमेनिंग हो गया n0/8।
So we have this relation n equal to n naught half raised to power t by t, the same thing. और n को क्या लिखेंगे हम लोग, n naught by 8 equal to n naught half raised to power t by t. और यहाँ पे हम लिखेंगे 1 by 2 power 3 is equal to 1 by 2 power t by t, 3 equal to t by t और t equal to 3t, that is 3 multiplied by 30, that is 90 days. इस वाले प्रॉब्लम को भी तुम ऑब्जेक्टिव मेथड से डायरेक्ट कर सकते थे बिना सॉल्व करे, जो मैंने आपको टेक्निक समझाई उस टेक्निक की हेल्प से. परफेक्ट है, आई थिंक यहां तक क्लियर हो गया. सो वी हैव वन मोर अगेन एग्जांपल. इट इज ऑब्जर्व्ड दैट ओनली 6.25% of given radioactive sample is left undecayed after a period of 16 days. What is the decay constant of this sample? अगर हम हाफ लाइफ निकाल लेंगे तो डिके कांस्टेंट भी निकल जाएगा. सो हमें सबसे पहले क्या निकालना चाहिए, हाफ लाइफ निकालना चाहिए. सो एक्चुअली जो एन है वो क्या चीज है, एन है वो 6.25% है. इसका मतलब है 6.25% का मतलब हुआ कि हम ऐसा मान लें कि इफ इनिशियल वॉज एन नॉट इक्वल टू 100. ये सही है. अगर हमने इनिशियल को 100 मान लिया तो अभी कितना बचा है, इतना परसेंट, मतलब 100 में से कितना बचा, इतना. तो हम क्या कह सकते हैं, फाइनल इज n इक्वल टू 6.25. आई होप आपको समझ आ रहा है. इट इज ऑब्जर्व दैट ओनली 6.25% ऑफ गिवन रेडियोएक्टिव सैंपल इज लेफ्ट अनडिकेड आफ्टर पीरियड ऑफ 16 डेज. तो हमें लेमडा कैलकुलेट करना है. ये हमें दोनों चीजें पता चल गई. सेम फॉर्मूला बार बार अप्लाई कर रहे हैं हम लोग. क्या, n अपॉन n नॉट हाफ रेज टू पावर n का मतलब था t अपॉन t. परफेक्ट हो रहा है शायद यहाँ पे. और n की वैल्यू डालेंगे हम 6.25 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू हाफ रेज टू पावर t अपॉन t. राइट है. अब हम इसको सॉल्व करते हैं. 25 से डिवाइड करते हैं दोनों में, तो ऊपर आएगा 0.25, 25 से डिवाइड करेंगे नीचे आएगा 4 इक्वल टू हाफ रेज टू पावर t बाय t. एंड दिस विल बिकम, दिस इज 1 by 4, it will become 1 by 16. So we have this relation as 1 by 16 is equal to half raised to power t by t. और इसको हम लिख सकते हैं हाफ रेज टू पावर how much, 4 is equal to half raised to power t by t. यहाँ से आएगा 4 इक्वल टू t एंड यहाँ से t आ जाएगा t by 4. एंड टाइम इज गिवन ऑलरेडी. टाइम कितना गिवन है हमें, टाइम गिवन था, ऊपर लिखा है 16 डेज. दिस इज टाइम पीरियड ना, ये टाइम पीरियड, टाइम की बात कर रहा है. तो टाइम आ गया 16 डेज डिवाइडेड बाय 4, आंसर है 4. टी हाफ कितना आ गया, 4 आ गया. तो व्हाट अबाउट लेमडा, सोचो बेटा जल्दी से. व्हाट अबाउट लेमडा, हाउ टू कैलकुलेट लेमडा, दैट लेमडा इज इक्वल टू, हाउ डू वी कैलकुलेट, याद करो, लेमडा इज इक्वल टू 0.693 divided by t half, and the t half is 4, so this comes out 0.173 per day. This is answer in per day. So now look at this. आप ध्यान से देखोगे जितने भी रेडियो एक्टिविटी के ये वाले रेट ऑफ रिएक्शन वाले प्रॉब्लम है वो लगभग सेम है. मतलब सबका जो मेथड है और फॉर्मूला है नियरली दोज आर अप्रॉक्सीमेटली सेम. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाफ लाइफ ऑफ रेडियम इज 100 years. मतलब टी हाफ, सॉरी 1600 years. ये हाफ लाइफ निकल गया. इन हाउ मेनी ईयर्स विल 1 gram ऑफ प्योर रेडियम विल रिड्यूस टू 1 centigram. इसका मतलब जो इनिशियल मास था दैट वाज 1 gram और बाद में मास कितना हो गया 1 centigram. 1 centigram का मतलब दिस मच. परफेक्ट हो गया. एक और चीज हम जानते हैं, नंबर ऑफ न्यूक्लियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास होंगे. मतलब जितना ज्यादा मास होगा उतने ज्यादा न्यूक्लियस होंगे. तो हम बोल सकते हैं n अपॉन n नॉट इक्वल टू m अपॉन m नॉट. मतलब जितने ज्यादा न्यूक्लियस होंगे उतना ज्यादा हमारे पास मास होगा. हम ऐसे कह सकते हैं मास डबल हो जाएगा तो नंबर ऑफ न्यूक्लियस भी डबल हो जाएंगे. सो मास ऑफ एनी रेडियोएक्टिव सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियस. ये हमें मालूम है. क्लियर हो गया. अच्छा जी, बहुत अच्छी बात है. और इसका रेशियो कितना आ रहा है, ये रेशियो आ रहा है 10⁻⁻² डिवाइडेड बाय 1, दैट इज 1/100. परफेक्ट हो गया. ये तो बहुत सही हो गया. अच्छा, n अपॉन n नॉट
n अपॉन n नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन 100. एंड व्हाट इज n अपॉन n नॉट? n अपॉन n नॉट को हम लिखते हैं हाफ रेज टू पावर n इज इक्वल टू 1 अपॉन 100. परफेक्ट. यहां से रिलेशन आएगा 2 रेज टू पावर n इक्वल टू 100. अब सॉल्व नहीं हो पाएगा क्योंकि हम इसको 2 रेज टू पावर नहीं बना सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें लॉग लेना पड़ेगा. अगर हम दोनों तरफ लॉग लेंगे तो ये क्या आ जाएगा? n log 2 इक्वल टू log 100. और इसको हम लिख सकते हैं n log 2. और अगर हम लोग बेस 10 की बात कर रहे हो, बेस 10, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? इसकी वैल्यू आएगी 0.3010 और 100 का लॉग आएगा 2. यहां से n की वैल्यू आ जाएगी 2 अपॉन 0.3010. यहां से निकल आएंगे, हमें क्या पता चल जाएगा? यहां से पता चल जाएंगे नंबर ऑफ हाफ लाइफ. अगर टाइम निकालना है तो टाइम क्या होता है? नंबर ऑफ हाफ लाइफ मल्टीप्लाइड बाय टाइम पीरियड, दैट इज 2 अपॉन 0.3010 मल्टीप्लाइड बाय 1600. इसको सॉल्व करो, ये निकल के आएगा 10631.2 डेज इस दी वैल्यू. बच्चे इसको देखते हैं. यहां पे लिखा है हाउ मेनी डिसइंटीग्रेशंस पर सेकेंड विल अकर. डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, याद करो डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड बोलते थे रेट ऑफ रिएक्शन को, दैट इज dn बाई dt इक्वल टू क्या होता था? लेमडा n. इसको माइनस भी यूज कर सकते हैं. उसने बोला हाउ मेनी डिसइंटीग्रेशंस पर सेकेंड और डिके पर सेकेंड, और वो ये होता था. परफेक्ट है. हाउ मेनी डिसइंटीग्रेशंस पर सेकेंड विल अकर इन 1 ग्राम ऑफ यूरेनियम इफ इट्स हाफ लाइफ अगेंस्ट अल्फा डिके. मतलब अगेंस्ट अल्फा डिके का मतलब इसमें से अल्फा डिके हो जा रहे हैं, बस ऐसे समझ सकते हो आप. अल्फा इसमें से डिके हो रहे हैं और उसकी वजह से वो इतने के बराबर है. तो इसने बोला हमारे काम की कौन सी चीज है? इफ इट्स हाफ लाइफ इज दिस मच. मतलब हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है टी हाफ, दैट इज 1.42 इंटू 10 पावर 17. ये तो क्लियर हो गया. निकालना क्या है? हमने निकालना ये है, और वो किसके बराबर होता है? वो इसके बराबर होता है. बेटा लेमडा तो पता चल गया हमें. लेमडा इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय 1.42 इंटू 10 पावर 17. क्या मिल गया? लेमडा. क्या निकालना है? ये निकालना. ये कैसे निकालेंगे? ये निकालोगे तुम सबसे पहले यूरेनियम का कितना है? हमारे पास है 1 ग्राम यूरेनियम इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय राइट. हमें मालूम है कि मोल क्या होता है? मोल होता है वेट अपॉन मोलर मास. और वेट कितना है? मास कितना दिया? मास अपॉन मोलर मास इज 238. क्लियर ना? ये वाला. परफेक्ट. और अगर हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने हो, मॉलिक्यूल, ये आ गए मोल. अगर हम 6.02 इंटू 10 पावर 23 से करेंगे तो आ जाएंगे मॉलिक्यूल्स, या एटम कह सकते हैं हम. मॉलिक्यूल या हम एटम कह सकते हैं. और जितने एटम आएंगे उतने आएंगे नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, है ना? जितने एटम है उतने न्यूक्लियस होंगे, तो इसको हम n बोल सकते हैं. सो बेसिकली n इज इक्वल टू 6.02 इंटू 10 पावर 23 डिवाइडेड बाय 238. ये निकल गए नंबर ऑफ न्यूक्लियस. ये बहुत सही हो गया. नंबर ऑफ न्यूक्लियस निकल गए. हमें क्या निकालना है? dn बाई dt इज इक्वल टू लेमडा इंटू n. Lambda is 0.693 divided by 1.42 into 10 power 23 multiplied by n, और वो n आएगा 6.02 into 10 power 23. It was 17, right? It was 17. This is written over here, है ना? So ये आएगा 17 और ये 23, और उसके बाद आएगा डिवाइडेड बाय 238. राइट. हमें कैलकुलेट करना है. ये लेमडा हमें मालूम है, लेमडा ये है. एन हमें मालूम है, हमने निकाल लिया, इसके बराबर है. और आप इसको जल्दी से सॉल्व करो. आप जब सॉल्व करोगे तो आपको इसका आंसर मालूम चल जाएगा. दैट कम्स आउट 1.23 इंटू 10 पावर 4 पर सेकेंड. दिस इज द आंसर. डिके रेट ऑफ रिएक्शन dn ओवर dt. ये हमारे पास आंसर आ जाता है. उसके बाद लास्ट एग्जांपल हम एक और करते हैं. इसमें लिखा डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ पोलोनियम नेसेसरी टू प्रोवाइड अ सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल ऑफ 5 मिली क्यूरी स्ट्रेंथ. यहां स्ट्रेंथ का क्या मतलब होता है? यहां पे स्ट्रेंथ का मतलब है रेट ऑफ रिएक्शन. रेट ऑफ रिएक्शन. कोई रिएक्शन जितना ज्यादा फास्ट होगा हम क्या बोलेंगे? उतना ज्यादा वो स्ट्रांग है. सो यहां पे स्ट्रेंथ का मतलब है रेट ऑफ रिएक्शन,
और रेट ऑफ रिएक्शन कितने के इक्वल आ रहा है? रेट ऑफ रिएक्शन आ रहा है इक्वल टू 5 मिली क्यूरी, एंड दैट इज 5 मल्टीप्लाइड बाय, याद होगा आपको मिली क्यूरी का मतलब 1 क्यूरी वॉज इक्वल टू 3.7 इंटू 10 पावर 10, और मिली करेंगे तो आएगा 3.7 इंटू 10 पावर 7 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड या डिके पर सेकेंड। परफेक्ट है, ये आएगा डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड में वैल्यू। और उसके बाद हम क्या करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन मालूम चल गया, दैट इज माइनस डी एन ओवर डी टी, दिस इज नोन, ये हमें मालूम चल गया। उसने क्या बोला हमसे, क्या निकालने के लिए बोला? उसने हमसे बोला है कि डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ पोलोनियम, मतलब अमाउंट निकालना है, और ये इस इक्वल टू आएगा क्या, एन इंटू लेमडा। परफेक्ट, अब लेमडा हमें मालूम चल गया। सी दिस इज गिवन, दिस वी कैन कैलकुलेट, क्योंकि हमें हाफ लाइफ गिवन है और ये हम n निकाल सकते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा दिस इक्वल टू 5 इंटू 3.7 इंटू 10 पावर 7, ये चीज, एंड दैट इज इक्वल टू लेमडा, दैट इज 0.693 अपॉन टी हाफ इज दिस, और ये आ जाएगा 138। एक छोटा सा प्रॉब्लम है, छोटा सा प्रॉब्लम ये है कि इसकी यूनिट है डिके या डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। तो लेफ्ट हैंड साइड तो पर सेकेंड में आ रहा है, लेकिन राइट हैंड साइड पर डे में आ रहा है, क्योंकि डेज में था। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। क्या करेंगे इसके लिए, 24 इंटू 3600। अभी यूनिट सही हो गई है, अब लेमडा की यूनिट सही हो गई है, और यहां पे आएगा n। हम यहां से n कैलकुलेट कर लेते हैं। क्लियर, हम यहां से n कैलकुलेट करेंगे, शफलिंग करेंगे, यहां से हमारे पास n निकल के आ जाएगा। जब मैंने इसको सॉल्व करा तो ये निकल के आया 3.18 इंटू 10 पावर 15 न्यूक्लियाई। हमें इतने न्यूक्लियस पता चल गए, n कैलकुलेट हो गया, वेरी गुड, n निकल गया। अब हमने निकालना है इसका मास। हमें न्यूक्लियस तो मालूम चल गया कि इतने न्यूक्लियस हैं। अब यूरेनियम का मास तो हमें मालूम है, तो हम ये इससे निकाल सकते हैं हम उसके मोल। परफेक्ट, so we can calculate what we do now, that mass of 1 mole of polonium is 210 ग्राम। ये कैसे मालूम चला, ये यहां से मालूम चला, देखो आइसोटोप है, इसमें जो मास नंबर होगा वो 1 मोल का मास होगा। तो अगर हम मास ऑफ 1 मोल ऑफ पोलोनियम इज, ये सिंपल केमिस्ट्री है, इतना ग्राम, और 1 मोल का मतलब होता है 6.02 इंटू 10 पावर 23 पोलोनियम इज इक्वल टू 210 ग्राम। तो 1 पोलोनियम इज इक्वल टू दिस अपॉन 6.02 इंटू 10 पावर 23, ऊपर आएगा ग्राम, ऊपर आएगा ग्राम। परफेक्ट, और हमारे पास कितने न्यूक्लियाई थे, हमारे पास थे इतने न्यूक्लियाई। तो इनका कितना मास होगा, तो हम लोग लिखेंगे दैट इज 3.18 इंटू 10 पावर 15 का कितना मास आएगा, वो आएगा 210 अपॉन 6.02 इंटू 10 पावर 23 मल्टीप्लाइड बाय 3.18 इंटू 10 पावर 15। परफेक्ट, ये मास निकल आएगा जो इस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, एंड दैट इज इक्वल टू 1.11 इंटू 10 पावर -6 ग्राम। ये केजी में आएगा, फिर हम इसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो ये इतने ग्राम के इक्वल आ जाएगा। सो दिस इज बेसिकली मास। परफेक्ट, सो दिस वाज ऑल अबाउट, मैंने आपको बताया न्यूक्लियर रिएक्शन और डिफरेंट चीजें, और ये उससे रिलेटेड एग्जाम्पल थे। सो दिस वाज ऑल अबाउट द न्यूक्लियाई, एंड दिस टॉपिक इज ओवर नाउ। सो नाउ वील स्टडी डिफरेंट टॉपिक, और मॉडर्न फिजिक्स आज पूरी खत्म हो जाती है। तो ये लेक्चर यहाँ तक। थैंक यू सो मच बेटा, बाय बाय।